हेलो दोस्तों, स्टेबल भैंस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज की कहानी दिल को छू लेने वाली कहानी है। जब एक घर की दीवारों के भीतर ही एक माँ की चीखें दबा दी जाती है, जब उम्र की लाठी बनने वाला बेटा ही माँ की कमर तोड़ने पर उतर आए, और जब बहू का दिल इतना कठोर हो जाए कि सास की झुर्रियों में छिपा दर्द भी ना दिखे, तब समझ लीजिए कि यही सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं, बल्कि उस सच्चाई का आईना है जिसे कई माता पिता रोज जीते हैं। यह कहानी है कविता जी की, एक बूढ़ी माँ जो प्यार की भूखी थी, और उन औलादों की जिनके दिलों में इंसानियत मर चुकी थी। लेकिन कर्म का चक्र कभी किसी को नहीं छोड़ता। आज जो सास पर अत्याचार करते हैं, कल वहीं अपने बच्चों से वही दर्द पाते हैं। आइए इस कहानी को शुरू करते हैं, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कहानी के अंत तक जरूर सुनिएगा। माँ कहती है, बेटा, मैंने तुझे अपनी कोख से तुझे जन्म दिया है, तू मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? मुझे मत मारो, आगे से तेरी मर्जी के बिना किचन में कदम भी नहीं रखूंगी, मुझे माफ़ कर दे। कविता जी गिड़गिड़ाते हुए अपने बेटे राजू से बोली। कविता जी, जो 60 वर्ष का एक बूढ़ी औरत थी, वह बहुत रो रही थी। जिस औलाद को उसने मन्नत मुरादे मांगकर भगवान से मांगा था, आज वही औलाद उसके साथ ऐसा बर्ताव कर रही थी। रामू के चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुन उसकी पत्नी अंजलि भी वहां आ पहुंची। तभी अंजलि बोली, क्या हुआ जी? अब क्या कर दिया इस बुढ़िया ने? राजू बोला, यह बुढ़िया फिर से मेरा फल उठाकर खा रही थी। अरे बुढ़िया, पैसे पेड़ पर नहीं उगते। वह जो तू फल चुरा रही थी, वह मेरी मेहनत की कमाई से लाए गए थे। यह सुनकर अंजलि भी गुस्से से लाल हो गई। उसने तुरंत झाड़ू उठाकर अपनी सास कविता जी की कमर पर मार दिया। कविता जी दर्द सराहने लगी। वह रोते गिड़गिड़ाते हुए बोली, बहू, मुझे माफ कर दे, आगे से ऐसा नहीं करूंगी। चुप कर बुढ़िया, पता नहीं कब जान छूटेगी मेरी इससे। कब्र में पैर लटके हैं और खाने के पीछे पड़ी रहती है। यह बोलकर अंजलि ने अपनी सास को धक्का दिया और वहां से निकल गई। रामू भी मुंह टेढ़ा कर उसके पीछे चल दिया। कविता जी जमीन पर बैठकर अपना माथा पीटने लगी और रोते हुए बोली, हे भगवान, क्यों चले गए जी आप मुझे छोड़कर? देखो, बेटे बहू ने मेरी क्या हालत कर दी है। जब आप थे तो यह थोड़ा लिहाज भी कर लेते थे, लेकिन जब से आप गए हैं, तब से मेरी हालत उन्होंने धोबी के कुत्ते जैसी कर दी है, जो घर का ना घाट का कहकर वह जोर जोर से रोने लगी। तभी किसी ने पीछे से उनके कंधे पर हाथ रखा। किसी का स्पर्श पाकर कविता जी ने पलट कर देखा तो उनकी आंखों में चमक आ गई। वह अपना सारा दुख भूल गए। दादी, आप प्लीज रोइए मत, सूरज ने कविता जी की आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा। सूरज कविता जी का 7 साल का पोता था, जो अपनी दादी से बहुत प्रेम करता था। वह बोला, दादी, मम्मी पापा बहुत बुरे हैं, वह आपके साथ बहुत गलत करते हैं। तब कविता जी बोली, नहीं बेटा, अपने माँ बाप को ऐसा नहीं कहते हैं। दादी, मुझे इस घर में नहीं रहना, मम्मी पापा आपको बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। और वह रोने लग गया। अपने बेटे सूरज के रोने की आवाज़ सुनकर अंजलि वहाँ पर आ गई। ए बुढ़िया, तूने मेरे बेटे को रुलाया, तू ऐसे नहीं मानेगी, अभी बताती हूँ तुझे, कहकर वह कविता जी की तरफ बढ़ने लगी। तभी सूरज सामने आते हुए बोला, मम्मी, आप क्यों दादी को परेशान करती रहती हो? आप बिल्कुल भी अच्छी नहीं हो, आप दादी को रुलाती रहती हो। अंजलि ने जब अपने बेटे सूरज के मुंह से यह सुना तो वह गुस्से में चिरकते हुए बोली, तेरी इतनी हिम्मत कि तू अपनी मम्मी से जुबान लड़ाएगा? आप भी तो दादी से जुबान लड़ाती हो, उन्हें डांटती हो। अंजलि ने सूरज के गाल पर एक थप्पड़ लगा दिया। मुझसे बदतमीज करेगा? मैंने तुझे अपनी कोख से जन्म दिया है, चल अपने कमरे में। पता नहीं इस बुढ़िया ने मेरे बच्चे को क्या क्या पट्टी पढ़ा दी है, शर्म नहीं आती? मेरे खिलाफ इसके कान भर दिए, कहकर अंजलि अपने कमरे में चली गई। कविता जी वहीं जमीन पर बैठी अपनी किस्मत को कोसती हुई रोने लगी। अब ऐसे ही दिन बीतते गए। रोज रोज घर में कविता जी का तिरस्कार होता था। रोने के अलावा उनके पास दूसरा कोई चारा ना था। एक दिन रामू के ऑफिस से उसके बॉस मीटिंग के लिए उसके घर आने वाले थे। रामू ने अपनी माँ कविता देवी के आगे खाने की थाली को लगभग पटकते हुए बोला, मेरे ऑफिस से आज मेरे बॉस आने वाले हैं, तो कमरे में ही रहना, कमरे से बाहर मत निकलना,
वरना मेरी बेइज्जती हो जाएगी। रामू की बात सुनकर कविता जी की आंखों पर आंसुओं का पर्दा छा गया। वह सोचने लगी कि जिस बेटे को मैंने 9 महीने कोख में पालकर इतना बड़ा कर दिया, इस लायक बना दिया कि आज उसको मुझे 4 लोगों के सामने अपनी माँ बताने में शर्म आ रही है। वह चुपचाप अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद रामू के बॉस और उसके स्टाफ के कुछ लोग साथ आए। सर बैठिए ना प्लीज। रहने दो रामू। अरे सर, ऐसे कैसे? आप हमारे घर पहली बार आए हैं, थोड़ा चाय कॉफी तो लीजिए। रामू की बात सुनकर उसके पास मैनेजर साहब मुस्कुरा दिए। तभी अंजलि चाय नाश्ता लेकर आई। नाश्ते में समोसे, मिठाइयाँ वगैरह वगैरह कई तरह के पकवान थे। सूरज यह सब कमरे से देख रहा था और सोच रहा था कि मम्मी पापा दादी को तो कुछ खाने को नहीं देते और अपने सर को इतना कुछ खाने को दे रहे हैं। अंजलि और सूरज अपने बॉस के स्टाफ की खातिर तवज्जो में लग गए थे। तभी मैनेजर साहब बोले, रामू तुम्हारी माँ नहीं दिख रही है, घर पर नहीं है क्या? वो मंदिर गई है, माँ कहती है कि उन्हें मंदिर जाकर सुकून मिलता है। अंजलि ने भी रामू की हाँ में हाँ मिलाई। अच्छा कहकर मैनेजर साहब फिर से बात करने लगे। इधर कविता जी की खांसी का धक्का लगा तो देखा कि जग में पानी भी नहीं था। वह लड़खड़ाते कदमों से उठी और नीचे गिर गई। वह डर के मारे कांपने लगी थी कि गिरने की आवाज़ बाहर चली गई। पता नहीं अब क्या होगा। बाहर जब सबने सुना तो वह हैरान रह गए। यह कैसी आवाज़ थी? मैनेजर साहब कुर्सी से उठ खड़े हुए। रामू ने बोला, सर कुछ नहीं। पर मैनेजर साहब ने रामू को नज़रअंदाज करते हुए जाकर दरवाज़ा खोल दिया। देखा तो कविता जी जमीन पर बेसुध सी पड़ी हुई थी। मैनेजर साहब ने आगे बढ़कर उन्हें उठाया और एक गिलास पानी लाकर पिलाया। उन्हें बाहर लाकर सोफे पर बैठा दिया और बोले, माँ जी आप ठीक तो है ना? उन्होंने कहा, हाँ बेटा मैं ठीक हूँ। मैनेजर साहब ने गुस्से में रामू की तरफ देखते हुए पूछा, तुम तो कह रहे थे तुम्हारी माँ मंदिर गई है, तो यह कौन है? तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? तुम अपनी माँ के साथ ऐसा व्यवहार करते हो? तुम तो सिर्फ नाम के ही रामू हो। तुम्हारा नाम तो रावण होना चाहिए था। वह इंसान जो अपनी माँ का नहीं हो सकता, वह मेरा क्या हो सकता है? मैं तुम्हें अभी इस पद से निष्कासित करता हूँ। सर प्लीज ऐसा मत करिए। रामू साहब मैनेजर साहब के आगे हाथ जोड़ने लगा। मैनेजर साहब ने उसकी एक न सुनी और वहाँ से अपने स्टाफ को लेकर चले गए। अब तो रामू गुस्से में आग बबूला हो उठा। तेरी इतनी हिम्मत बुढ़िया, तेरी वजह से मेरी जॉब चली गई। तू मनहूस है। मुझे माफ़ कर दे बेटा, मैंने जानबूझकर नहीं खासा था। इतने में अंजलि अपनी सास की एक पोटली उठाकर लाई और उनका हाथ पकड़कर धक्का देकर घर के बाहर कर दिया। वह दरवाजे पर घंटों तक रोती गिड़गिड़ाती रही कि बेटा मैं इस उम्र में कहाँ जाऊंगी। सूरज यह सब देख रहा था। अंजलि बोली, बुढ़िया तू कहीं भी मर जाकर मगर इस घर में कदम मत रखना। कविता जी उठी और बेसुध सी रोड पर चलने लगी। उन्होंने एक घर का दरवाज़ा खटखटाया। बेटी बेटी मुझे काम मिलेगा क्या? झाड़ू पोछा बर्तन? नहीं माँ जी, हमारे घर में ज़रूरत नहीं है, आप कहीं और चले जाइए, कहकर उस युवती ने दरवाज़ा बंद कर दिया। कविता जी की आंखें भर आई। वह उस सुनसान सड़क पर चलने लगी। तभी सामने से एक गाड़ी आकर रुकी। बुढ़िया दिखता नहीं तुझे? मरने के लिए मेरी ही गाड़ी मिली थी क्या? मरना है तो किसी और के आगे जाकर मर। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। यह बोलकर वह युवक निकल गया। कविता जी अपनी जिंदगी से तंग आ गई थी। मुझे और नहीं जीना, कहकर वह पास वाले खाई के पास गिरने ही वाले थी कि तभी पीछे से किसी ने आकर उनका हाथ पकड़ लिया। उन्होंने देखा तो एक नौजवान लगभग 20 वर्षीय लड़का खड़ा था। माँ जी आप यह क्या कर रही है? वह रंधे गले से बोली, जब मेरे बेटे बहू ने मेरा साथ छोड़ दिया तो मैं भी जी कर क्या करूँगी, कहकर वह रोने लगी। माँ जी प्लीज रोइए मत, आइए आप मेरे साथ, कहकर वह युवक उन्हें अपने साथ लेकर चला गया। घर पहुंचकर कविता जी बोली, बेटा तू मुझे घर का काम करने के लिए लाया है क्या? नहीं माँ, मेरी माँ नहीं है, मैं अभी घर पर अकेला रहता हूँ। आप मेरी माँ बन जाइए, मैं आपको बहुत खुश रखूँगा। यह सुनकर कविता जी की आंखें भर आई। अब वह विशाल के साथ रहने लगी। विशाल की अब शादी हो चुकी थी।
विशाल की पत्नी रेनी और उसका बेटा कवि कविता जी को बहुत प्यार करते थे। कुछ दिनों बाद कविता जी इस भरी दुनिया से चल बसी। विशाल को बहुत दुख हुआ, पर अपनी पत्नी और बेटे कवि का प्यार पाकर वह बहुत खुश रहने लगा। और इधर एक बेटा अपने माँ बाप पर कहर ढा रहा था, चल बुढ़े, यहाँ से जाकर किसी कोने में बैठ जा, सारा घर गंदा कर दिया। वह लड़का जो अंजलि और रामू पर जुल्म ढा रहा था, तभी सूरज की पत्नी बेलन फेंकते हुए बोली, बुढ़िया चल किचन में पड़े बर्तन साफ कर। अंजलि और रामू रोते हुए बोले, हमारी ही करनी है जो हमारे सामने आ रही है। दोस्तों, माता पिता अमूल्य है, उनका सामना करना कभी ना भूले, क्योंकि ईश्वर की लाठी में कभी आवाज़ नहीं होती। इंसान जैसे कर्म करता है वैसे ही भोगता है, इसलिए जो करे सोच समझ कर करे। दोस्तों, जो सूरज ने अंजलि और रामू के साथ किया वह सही था कि गलत, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आप ये चैनल पे नए हैं तो कृपया इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।